तो चलिए आज भारत के अद्भुत भूगोल की सैर पर निकलते हैं। एक ऐसी जमीन जहां एक साथ इतने अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक सवाल मन में आता है ना, कि भाई एक ही देश के अंदर इतने अलग अलग इतने जबरदस्त लैंडस्केप्स एक साथ कैसे हो सकते हैं। मतलब एक तरफ तो मिलती हैं दुनिया की सबसे ऊंची बर्फ से लदी हुई चोटियां, हमारा हिमालय, और दूसरी ही तरफ मिलते हैं रेत के बड़े बड़े समंदर। तो भाई ये कैसे मुमकिन है? चलिए इसी को समझने के लिए आज का ये सफर शुरू करते हैं। तो हमारी यात्रा शुरू हो रही है एकदम उत्तर से, उस महान पर्वत श्रृंखला के साथ जो एक प्रहरी की तरह, एक गार्ड की तरह हमारे उपमहाद्वीप की रक्षा करती है। अब देखिए, हिमालय का मतलब है बर्फ का घर, पर यह कोई एक सीधी लाइन नहीं है पहाड़ों की। असल में ये 4 अलग अलग पैरेलल रेंज हैं। सबसे पहले उत्तर में है ट्रांस हिमालय, जिसमें कराकोरम रेंज आती है। फिर आता है हिमाद्री, जिसे हम ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं। उसके ठीक नीचे है हिमाचल, मतलब मिडिल हिमालय, जहां हमारे ज्यादातर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। और सबसे आखिर में दक्षिण की तरफ है शिवालिक रेंज, जो घने जंगलों से ढकी हुई है। और हाँ, यही वो इलाका है जहां दुनिया के बड़े बड़े पहाड़ हैं। एक तरफ माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जो हिमाद्री रेंज में है, और दूसरी तरफ है K2, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और ये कराकोरम रेंज का हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत के लिए हिमालय की इतनी अहमियत क्यों है? ये हमारे लिए क्या मायने रखता है? देखिए, ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये तो एक कुदरती चौकीदार है जो हमें हमलों से बचाता है। ये एक क्लाइमेट कंट्रोलर की तरह है, जो उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोक लेता है, और तो और मानसून की हवाओं को रोककर बारिश भी करवाता है। हमारी ज्यादातर बड़ी नदियों का सोर्स भी तो यही है। यहाँ जड़ी बूटियों का भंडार है, और टूरिज्म के लिए तो ये जन्नत है ही। चलिए अब पहाड़ों से नीचे उतरते हैं और चलते हैं भारत के दिल में, यानी विशाल, सपाट और उपजाऊ मैदानों की तरफ। अब इन मैदानों की खासियत का जो राज है ना, वो छिपा है एक चीज में, जलोढ़ मिट्टी, या जिसे अलूवियल सॉइल कहते हैं। ये बहुत ही बारीक और उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसे हिमालय से निकलने वाली नदियां हजारों साल से बहा कर ला रही हैं। और इसी मिट्टी ने बनाया है दुनिया का सबसे बड़ा मैदानी इलाका। इसे बनाने में 3 बड़ी नदी प्रणालियों का हाथ है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सोचिए, करोड़ों लोगों की जिंदगी इन्हीं नदियों पर निर्भर है। अच्छा, एक मजेदार बात बताऊं, ब्रह्मपुत्र नदी के कई नाम हैं। चीन में इसे त्सैंगपो कहते हैं, और जब ये बांग्लादेश पहुंचती है तो इसे जमुना या मेघना के नाम से जाना जाता है। अब अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं दक्षिण पश्चिम की ओर। यहाँ हम देखेंगे 2 बिल्कुल अलग, बहुत पुराने लैंडस्केप्स। एक रेत का बना है तो दूसरा चट्टानों का। और ये फर्क यहाँ साफ दिखता है। एक तरफ है थार का रेगिस्तान, जो एकदम सूखा, गर्म और रेतीला इलाका है। वहीं दूसरी तरफ है दक्कन का पठार, जो एक पुराना तिकोना पठार है और खनिजों का भंडार है। चलिए, अब हमारे सफर का आखिरी पड़ाव आ गया है। हम पहुंच गए हैं भारत के किनारों पर, जहां जमीन और समंदर का मिलन होता है। तो भारत के किनारे उपजाऊ तटीय मैदानों और 2 अलग अलग तरह के द्वीपों से घिरे हैं। जो पश्चिमी तट है वो थोड़ा संकरा है, जबकि पूर्वी तट ज्यादा चौड़ा और उपजाऊ है, खासतौर पर चावल की खेती के लिए एकदम परफेक्ट। इसके अलावा हमारे पास 2 द्वीप समूह भी हैं, अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार, जो व्यापार और सुरक्षा दोनों नजरियों से बहुत जरूरी हैं। ये जो पूर्वी मैदान है ना, ये अपने डेल्टा के लिए बहुत मशहूर है। डेल्टा मतलब वो तिकोनी जमीन जो नदियां समंदर में मिलने से ठीक पहले अपनी लाई हुई मिट्टी से बनाती हैं, और ये जमीन कमाल की उपजाऊ होती है। तो इस पूरे सफर के बाद बड़ी तस्वीर क्या है? हमें इससे क्या समझना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का ये जो भूगोल है, ये सिर्फ नक्शों पर बनी लकीरें नहीं है। ये एक पूरा सिस्टम है जो एक दूसरे से जुड़ा है, और इसी सिस्टम ने भारत के मौसम, इसकी अर्थव्यवस्था और यहाँ की संस्कृति को एक गहरा आकार दिया है। और अंत में ये एक सवाल हमारे जहन में छोड़ जाता है कि इन सभी अलग अलग भूभागों में से वो कौन सा एक है जो भारत की पहचान को सबसे ज्यादा परिभाषित करता है। सोचने वाली बात है ना।